यदि आपकी कुंडली को देखा जाए और सिर्फ 12th हाउस के हिसाब से भविष्यवाणी की जाए आपके बिना कर्मों को देखकर, तो ये भी पता लगता है कि आप किस योनि के अंदर जाने वाले हैं इसके पश्चात। यानी कि आपको फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी कि नहीं होगी यदि मोक्ष नहीं मिलता है तो। सर आपके अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है क्या कि 12th हाउस अगर 8th हाउस में बैठा है तो? देखिए, फिर ये बात जेनरिक हो जाती है। वैसे अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन राशियां, नक्षत्र बहुत मैटर करते हैं। तो एक बार राशि के बारे में पता चल जाए क्या है, नक्षत्र क्या है, ये पता चल जाए, तो फिर वो अच्छी प्लेसमेंट बेटर और बेटर प्लेसमेंट बेस्ट भी बन सकती है। लॉस का लॉर्ड है, वो षडाष्टक जाकर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठ गया, आपकी वाइफ के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, आपके बिजनेस के भाव में, आपके लॉन्ग ट्रैवल के भाव में, आपके विदेश के साथ नीतियों के भाव में जब यहाँ पर बैठता है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ और उन्हीं में से एक है मोक्ष। और मोक्ष को ही दर्शाने वाला एक भाव भी है आपकी कुंडली में, वो है 12th हाउस। यूँ तो मोक्ष त्रिकोण होता है 6th, 8th और 12th, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या 12वें भाव को सिर्फ मोक्ष तक रिलेट करना सही है? क्योंकि 12वां भाव तो आपका फॉरेन ट्रैवल्स भी दिखाता है, आपका व्याय भी दिखाता है, आपका बेड प्लेजर भी दिखाता है। और आज के हमारे गेस्ट ने मुझे ये बताया कि 12वां भाव आपकी मैरिज को भी बताता है। जी हाँ, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन है आज का ये 12th हाउस पे। आज के पॉडकास्ट में हम 12th हाउस को जानेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर हर हाउस में बैठा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा है और क्या आपको इस जीवन के बाद मोक्ष मिलेगा? आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विनय बजरंगी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। सर, जैसा कि आज मैंने कहा कि हम 12th हाउस के बारे में बात करेंगे। मोक्ष का भाव है, बहुत ही सुंदर भाव है, क्योंकि आत्मा को यही तो चाहिए, मोक्ष। बहुत ही मिस्टिकल भाव है। हम 12th हाउस से मोक्ष देखते हैं, हम 12th हाउस से बेड प्लेजर को देखते हैं, 12th हाउस से हम फॉरेन ट्रैवल्स को देखते हैं। बट ये सब वो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं। लेकिन आपके लेंस से 12th हाउस है क्या? बियॉन्ड मोक्ष क्या है 12th हाउस की स्टोरी? आपका जीवन जो है वो आपका लग्न है। जी। आप कैसे पैदा हुए, क्यों कर पैदा हुए। 12th हाउस इवेंचुअल डिपार्चर फ्रॉम दिस अर्थ है। कैसे मृत्यु होगी, मृत्यु का कारण क्या होगा, कैसे आपकी आत्मा यहाँ से ट्रैवल करेगी। मोक्ष जो है वो एक बहुत सब्जेक्टिव बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा का ट्रैवल तो ये ज़रूर बताता है कैसे होगा। यदि आपकी कुंडली को देखा जाए और सिर्फ 12th हाउस के हिसाब से भविष्यवाणी की जाए आपके बिना कर्मों को देखकर, तो ये भी पता लगता है कि आप किस योनि के अंदर जाने वाले हैं इसके पश्चात। यानी कि आपको फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी कि नहीं होगी यदि मोक्ष नहीं मिलता है तो। ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। आप कितने स्पिरिचुअल होंगे या हैं, या क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अच्छी हो जाए, ये हम पढ़ते हैं 12th हाउस से। आपके स्लीप पैटर्न्स, कैसे सोते हैं और स्लीप के अंदर कौन से सपने आते हैं, उसका जीवन से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारा हम जो है वो 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर्स, ये हम आपके 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने तो बता दिया कि बेड प्लेजर्स भी हैं, जी हाँ हैं, लेकिन विवाह का एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कलत्र भाव जो होता है, जो कि 11th हाउस भी होता है, वहाँ से सेकंड होता है, और 7th हाउस से 6th हाउस होता है। यानी कि जो भी झगड़ा, लड़ाई, फसाद,
एक दंपत्ति के बीच में होते होंगे, ये सारे के सारे हम 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मोक्ष तो एक बहुत दूर की बात है। ये सारी की सारी बातें, फॉरेन ट्रैवल्स, आपके लॉसेस, इवेंचुअल लॉसेस जो हैं, वो हम 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात सब समझ लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस को फर्स्ट हाउस मानते हैं और 12th हाउस को 12th हाउस मानते हैं, जबकि ये गलत है। सारी कुंडली के अंदर सारे हाउसेस फर्स्ट हाउस होते हैं और फर्स्ट हाउस से 12th हाउस जो है वो 12th हाउस होता है। जो आप जिस 12th हाउस की बात कर रही हैं वो फर्स्ट हाउस का 12th होता है। मान लीजिए मैं सेकंड हाउस की बात करता हूं, तो उसका 12th कौन सा है? फर्स्ट हाउस है। यानी जी। कि वो सेकंड हाउस के लिए एक नेगेटिव हाउस हो गया, यानी कि व्यय का घर हो गया। फर्स्ट हाउस फॉर द सेकंड हाउस इज अ नेगेटिव हाउस, क्योंकि वो व्यय का घर हो गया, लॉस का घर हो गया, ऋण का घर हो गया, परेशानी का घर हो गया। सेकंड हाउस थर्ड हाउस के लिए 12th हाउस है। यानी कि थर्ड हाउस की जितनी भी चीजें होती हैं, उसके यदि मुझे लॉस के आकलन करना होगा, तो वो मैं सेकंड हाउस से देखूंगा, वो उसके लिए एक परेशानी का घर हो गया। फोर्थ हाउस के लिए थर्ड हाउस एक नेगेटिव घर हो गया। यानी कि अगर फोर्थ हाउस के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, मान लीजिए कोई पूछता है कि मेरी माँ की तबीयत कैसी होगी, मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो कुछ भवन ववन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, खरीदूं कि ना खरीदूं, तो ये मैं फोर्थ के 12th हाउस यानी कि थर्ड हाउस से पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं जो हूँ उसको 12th हाउस पे नहीं जाऊंगा, वो 12th हाउस तो लगन का 12th हाउस है। यदि मैं लव अफेयर के टर्मिनेशन की चर्चा करूं, कोई 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 बच्चा जो है वो लव लाइफ जी रहा है और वो आया कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही है और चल नहीं पा रहा, तो मैं उसका फोर्थ हाउस पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो फिफ्थ हाउस का 12th है, यानी कि लव लाइफ का 12th है वो। सिक्स्थ हाउस का 12th जो है वो फिफ्थ हाउस है, यानी कि लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा, रोग कब खत्म होगा, ऋण कब खत्म होगा, ईएमआई चल रही है कैसे खत्म करूं, ये फिफ्थ हाउस बताएगा, क्योंकि वो उसका 12th हाउस है। दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई परेशानी आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि वो 12th हाउस हो जाता है। सेवेंथ हाउस का 12th हाउस वो है, वो उसके लॉस का घर है। एट्थ हाउस का 12th हाउस यानी कि मृत्यु की मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु वो कहां से है? वो सेवेंथ हाउस से आती है, क्योंकि एट्थ का 12th जो है वो सेवेंथ हाउस हो जाता है। नाइन्थ हाउस, भाग्य की मृत्यु कहां हो रही है? वो एट्थ हाउस में हो रही है, क्योंकि भाग्य से 12th एट्थ हाउस है। आपके प्रोफेशन का जो है वो मृत्यु कहां होती है? वो नाइन्थ हाउस में होती है। बड़ी विडंबना है, नाइन्थ हाउस फेट का है, लेकिन वो आपके करियर को टर्मिनेट कराता है, क्योंकि आपके 10th हाउस का 12th हाउस कौन है? वो आपका नाइन्थ हाउस है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पढ़ना, कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है, 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है, और हम सोचते हैं कि राजयोग हो गया, क्योंकि केंद्र का त्रिकोण में आ गया। जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो ये समझते हैं कि जब केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में चला जाए तो राजयोग का फॉर्मेशन होता है। पर ये बड़ा पैराडॉक्स योग बन गया जब 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में आ गया, क्योंकि वो 12th हाउस में आ गया अपने से। और यदि मैं बात करूं कि आपकी इनकम के अंदर कमी कब आएगी, तो मुझे आपका 10th हाउस पढ़ना पड़ेगा करियर का, क्योंकि वो 12th हाउस है 11th हाउस का। और मोक्ष मिलेगा कि नहीं, ये 12th हाउस में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं 11th हाउस से, क्योंकि 12th हाउस का 12th हाउस तो 11th हाउस है। 12th हाउस का जो लॉस का घर है वो कौन है? 11th हाउस मतलब है। मोक्ष का मोक्ष। मोक्ष का मोक्ष वो होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि 12th हाउस जो है, हमारी हॉरोस्कोप साइक्लिक है। वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस है, नहीं। फर्स्ट हाउस हमारा पहला घर था ईस्टर्न हॉराइजन पे, जब राशियां उदित हो रही थी, जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ था, तो उसको हमने फर्स्ट हाउस मान लिया। लेकिन फर्स्ट हाउस तो सारे हाउसेस होते हैं, उसका 12th हाउस क्या होता है वो देखना एक कलाकारी है किसी भी एक अच्छे ज्योतिषी के लिए। जो कि भवत भवम का जो भावत कॉन्सेप्ट है भावन का जो ज्योतिष में। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हमने पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में ही बात की थी, आज के इस डिस्कशन में हम 12th लॉर्ड को हर हाउस में समझेंगे। हमने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जाना 12th हाउस का कि होता क्या है, बियॉन्ड मोक्ष, बियॉन्ड बेड प्लेजर, बियॉन्ड फॉरेन ट्रेवल्स।
तो अब हम जानते हैं कि ट्वेल्थ लॉर्ड हर हाउस में क्या है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ट्वेल्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है। तो सर हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या होगा उस इंसान की लाइफ में, क्या वो लेकर आया है पुराने जन्मों से। तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूर पड़ेगा कि हम जिसकी हॉरोस्कोप को ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आयु के कौन से खंड के अंदर है। हम्म। मान लीजिए कि वो एक बच्चा है, या फिर वो अभी एक नवयुवक है, या फिर वो अधेड़ हो चुका है, या फिर वो प्रौढ़ावस्था पार कर चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि जब हम 12th हाउस के फर्स्ट हाउस में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि एक ऐसे लोग हैं जो कि 18 साल के हो चुके हैं और 55-60 साल तक के हैं, तो उनको लिए एक जनरलाइज़ बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जब 12th हाउस का लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट साइंस में या डिफरेंट डिफरेंट भाव में होगा, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, जी। कि जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए। 12th हाउस जो होता है वो घर से बाहर होता है, और फर्स्ट हाउस जो होता है वो अपना घर होता है, हम स्वयं होते हैं। जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट के अंदर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाग्योदय है वो बाहर कम है, अपने घर में ज़्यादा है। यानी कि हम बाहर से वस्तुएं लेकर आएंगे और अपने घर के अंदर उसको केंद्रित करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति जो कहे कि सर मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूं, मैं कहूंगा मत बनना, क्योंकि तुम्हारा 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तुम इंपोर्टर बन जाओ। क्योंकि तुम बाहर से सामान लेकर आओगे तो तुम्हारा घर के अंदर आएगा, घर से बाहर नहीं जा रहा। फर्स्ट हाउस का 12th में नहीं गया, बल्कि 12th हाउस का फर्स्ट में आया। वो ऐसा होगा कि वो जो है अपना घर किसी ऐसी जगह पर बनाएगा जहां पर वो पैदा नहीं हुआ है। यानी कि पैदा वो एक जगह पर हुआ और घर उसने अपना कहीं दूसरी जगह पर बनाया। इसके अंदर शहर की बात नहीं होती, इसमें बात कोसों की होती है। तो कई कोस दूर बनाता है, तो आप समझ लीजिए कि 100-500 कोस दूर बनाएगा, तो शहर से भी अलग चला जाता है। इस प्रकार के लोग होते हैं। ये लोग जो हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो ये अपने लिए ही व्यवधान पैदा कर लेते हैं। यानी कि अपने लिए एक परेशानी का भाव पैदा करते हैं। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हम अपने लिए, जब हम परमात्मा में आत्मा लीन करने की बारी आती है, तो हम उसको खींच लेते हैं, रोक लेते हैं। यानी कि अपने कर्मों को थोड़ा-सा इस प्रकार से गलत तरीके से करते हैं कि हमारा मोक्ष का द्वार जो खुला हुआ होता है, दिखाई देता है कि खुला हुआ है, वो भी बंद हो जाता है। तो दिस इज़ ए जनरलाइज्ड परसेप्शन ऑफ द 12th हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। ओके। आपका पेंडिंग कर्मा फर्स्ट हाउस का क्या रहता है कि आपने अपनी मातृभूमि से वो प्रेम नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए। तो ये पेंडिंग कर्मा होता है कि जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है, तो आपको, यदि आपने अपना घर का कहीं दूर भी बना लिया है, मान लीजिए कि जहाँ पर आप पैदा हुए वहाँ से, तब भी आपका दायित्व होता है कि अपनी जो जन्मभूमि है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, वहाँ पर आप कुछ ऋण चुकाएँ, कुछ ऐसा काम करें ताकि आपको लोग याद रखें कि फला आदमी यहाँ पर पैदा हुआ था। ओके। तो सर अब हम ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड को सेकंड हाउस में डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों का ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, उनका क्या पेंडिंग कर्मा है, क्या पर्पस है। पेंडिंग कर्मा तो ये है कि भाई अपने पैसे को नियोजित करो। हम्म। तुम पैसों को ठीक तरीके से रखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाउस ऑफ लॉस का लॉर्ड जो है वो आपके जो संचित धन है उसके ऊपर आ गया। आप बिल्कुल गुरेज नहीं करते हो, अपने जो पैसे बचाए होते हैं, छुपा के रखे होते हैं, उसको भी निकाल के स्पेंड करने में, किसी भी प्रयोजन के लिए। तो आपका पेंडिंग कर्मा ये है कि जब आपके लिए एक ऐसा मौसम होता है जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आपका हॉरोस्कोप कह रहा है कि आपको अपने पैसों को संचय करके रखना चाहिए, और जब तक बहुत बुरा हाल ना हो जाए तब तक जो संचित धन है उसको आप जो है है उसको खर्च ना करें। और दूसरी बात यह है कि 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया है, यानी कि किसी ऐसी परिस्थिति को अपने घर में लेकर मत आना कि जिससे आपकी
ज़्यादा कुछ मेल-जोल बढ़ जाए और आप उसको अपनी घर की गृहिणी बनाना शुरू कर दें। तो वो जो लोग बाहर से किसी को लेकर आते हैं और अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, जिनसे उनका संबंध गृहिणी का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गृहिणी बन जाती हैं, वो इस योग के मारे हुए हो सकते हैं। ओके सर, इसी से हम 12th हाउस लॉर्ड को 3rd हाउस में डिस्कस करते हैं, तो जिनका ये प्लेसमेंट है उनकी लाइफ में क्या होगा? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ पेंडिंग कर्मास की। कि हाउस कौन आ गया आपके पास, 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आया हुआ है, तो आपके लिए सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा ये है कि आप अपने अनुजों के साथ, यानी कि छोटों के साथ अच्छा समन्वय बना के रखिए। आप नहीं बना के रख पाते हैं, आपके लिए वो परेशानी का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन होता है। आपको ये ठीक करके रखना चाहिए और ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको विदेश से बहुत अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपका जो करेज है, वो विदेश भूमि पर काफ़ी अच्छा खुल के आता है, ऐसे लोगों का जिनका 12th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है। तो जिसका 12th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको समझनी चाहिए। एक तो मैंने बताया कि जैसे अपने अनुजों के साथ थोड़ा-सा रिलेशनशिप अच्छा करके रखना चाहिए, लेकिन विदेशी भूमि पे उनका जो करेज है, वो काफ़ी अच्छा खुल के आता है। विदेशी भूमि पे वो काफ़ी उनको अपॉर्च्युनिटीज़ प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि अगर नौकरी नहीं है मान लीजिए और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी लगनी चाहिए इस समय, क्या करूँ, क्या ना करूँ? बहुत जगह अप्लाई कर दिया, तो यदि आप जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर अप्लाई ना करके किसी और शहर में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आपको उस कॉम्बिनेशन के कारण से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कि हो सकता है कि आपको नौकरी जो देश में नहीं मिल रही है, वो विदेश में मिल जाए। अब विदेश का मतलब लिटरल वे में विदेश नहीं है, वो आपकी जन्मभूमि से 400-500 कोस दूर भी विदेशी माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने आप को थोड़ा-सा और पॉजिटिव कर सकते हैं। ये समझने वाली बात है कि ये प्लेसमेंट कैसी है। जी। सर, अब इसी से 4th हाउस पे आते हैं, जिसे माँ का भाव भी कहा जाता है, घर का भाव कहा जाता है, और यूजुअली ऐसा कहते हैं ना कि अगर 4th और 12th का कनेक्शन बन रहा है, तो वो इंसान शायद अपनी जन्मभूमि पर नहीं रहता, उसकी ग्रोथ कहीं बाहर होती है। वही 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल का जो लॉर्ड है, वो अगर 4th हाउस में बैठ जाए, तो क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? तो एक बहुत विलक्षण कॉम्बिनेशन बनता है और वो विलक्षण कॉम्बिनेशन ये बनता है कि वो व्यक्ति अपने घर पे रहना पसंद नहीं करता मन से, और वो तड़पता रहता है कि वो किसी विदेशी भूमि पे चला जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार किसी प्रकार से अमेरिका चले जाएँ, किसी प्रकार से कनाडा चले जाएँ। तो ये वो लोग होते हैं जो कि जिनका कनेक्शन 4th हाउस और 12th हाउस का हो जाता है, और 12th हाउस का लॉर्ड वास्तव में बैठ के आ जाता है आपके 4th हाउस के अंदर। माँ से थोड़ी-सी दूरी दिखाता है, माँ से परेशानी दिखाता है, अनबन दिखाता है। जब माँ वसीयत लिख रही होंगी अपनी, तो हो सकता है कि जिसके 4th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, उसको वो कुछ ना दें। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में आता है, तो उसको अपनी गाड़ियों पे और घोड़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि गाड़ियाँ अक्सर जो हैं वो गैराज में खड़ी मिलती हैं, सर्विसिंग हो रही होती हैं, या फिर उस पे ऐसा खर्चा आ जाता है जो कि वो सोचता है कि नहीं होना चाहिए, वो हो जाता है। और सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा उसके लिए ये होता है कि भाई ठीक है, तुमको विदेश पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन देश में भी तुम्हारे बहुत अच्छा है। तो यदि तुम विदेश नहीं जा पाए हो, तो कोई चिंता मत करो, देश के अंदर भी तुम्हारे लिए बहुत समृद्धि हो सकती है। बाकी और प्लैनेट्स देखो, हो सकता है तुमको बहुत अच्छी पॉज़िटिविटी दे दें। तो अपने देश को बुरा ना समझना, अपने देश को अच्छा समझना, ये एक पेंडिंग कर्मा है जिसके 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर प्रवेश कर जाता है। सर, इसी से 5th हाउस की बात करते हैं। क्रिएटिविटी का हाउस है, पूर्व पुण्य का हाउस है, बच्चों का हाउस है, फ्यूचर का हाउस है। अगर इसमें 12th लॉर्ड बैठ जाए, तो क्या होगा? देखिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है ये, और वो मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों हो जाता है नेगेटिव। सबसे पहले तो क्या है कि 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th चला गया और षडाष्टक योग बना दिया उसने। और दूसरी बात ये है कि वो हाउस ऑफ लॉस का लॉर्ड है लगन के लिए, तो वो बच्चों के लिए एक नेगेटिविटी देने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चे जो हैं थोड़े से परेशान हो सकते हैं, खिन्न हो सकते हैं। माँ-बाप के साथ वो जो व्यक्ति है, वो चाहे माँ है चाहे बाप है, उनके साथ
प्रेम के अंदर परेशानी आ सकती है जब वो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वहाँ बैठता है। ये बात बच्चों की हुई, लेकिन ये बात लव लाइफ के अंदर भी उतनी ही दुरुस्त होती है और ये बात एजुकेशन के अंदर भी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर भी इतनी दुरुस्त होती है। देखने वाली बात ये होती है कि कारक इन सब का, बच्चों का कारक अलग होता है, जो आपकी एजुकेशन होती है इसका कारक अलग होता है। तो कौन सा कारक इनका ज़्यादा पीड़ित है, वहाँ पर ज़्यादा हमला करता है। और पेंडिंग कर्मा यहाँ पर क्या होता है, पेंडिंग कर्मा ये होता है कि अपने बच्चों के साथ बना के रखना चाहिए, बच्चों को वो दुलार देना चाहिए जो कि आपको देना चाहिए, संभवतः आप दे नहीं पा रहे हैं। यदि आपने उस प्रकार से करना शुरू किया तो निसंदेह आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सर इसी से सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। ये तो डेथ और डिजीज का हाउस माना जाता है। अगर इसमें ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आ जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा होता है, रियली? बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। एक ये विपरीत राजयोग की फॉर्मेशन करता है क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस के अंदर आके प्लेस हो गया। अब लॉर्ड ऑफ लॉस कहाँ बैठा हुआ है? डिजीजेस में। तो किसका लॉस होगा? डिजीजेस का। लॉर्ड ऑफ लॉस बैठा हुआ है शत्रु के घरों में, तो उसका लॉस कर देगा। ठीक है। हाँ, उपचय घर भी होता है ये। 6th हाउस आपको पता होगा उपचय घर होता है, तो वो 12th हाउस का लॉर्ड बैठता है तो आपके ग्रोथ के पैरामीटर्स को हल्का कर सकता है। लेकिन अच्छा भाव इसलिए होता है क्योंकि आप कोर्ट केस में फंसे हुए हो, वहाँ पर ये आपको लाभ दे सकता है। लेकिन हाँ, आपको कोर्ट के केसेस में फंसा भी सकता है। फंसाएगा लेकिन वहाँ से बाहर निकाल देगा। दूसरी बात ये है कि आपको डेट के अंदर डाल देगा। भई डेट में डालेंगे तभी तो बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकाल भी देगा। आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोन्स पे लोन्स, ईएमआईज़ पे ईएमआईज़ देते रहेंगे, लेकिन आपको उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बीमार कर सकता है, आप लगातार बीमार रह सकते हैं, लेकिन ये पोज़ीशन ऐसी है जिसके अंदर बीमारी आएगी और चली जाएगी, लेकिन फिर बीमार कर देगा, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। तो एक एक ये पैटर्न बना देता है इस प्रकार से। इसका पेंडिंग कर्मा बड़ा नोट करने वाला है। इसका पेंडिंग कर्मा क्या है? इसके अंदर आपके पुराने ऋण होते हैं जो कि आपके अदेय होते हैं, आपके पूरे नहीं होते हैं। यदि आपके ऊपर अभी तक केतु की महादशा चालू नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके ऋण अभी किस-किस को देने थे और आपको क्या देना है। ऐसे के अंदर गुप्त दान करना चाहिए, यानी कि कहीं पर जाकर एक अच्छी राशि का गुप्त दान करना चाहिए, चाहे वो मंदिर में करें, चाहे वो ऐसी जगह करें जहाँ पर आपका मन करता हो, वहाँ करें, उससे इसका काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है क्योंकि ये एक ऐसा कर्म है जो कि आप पिछले जन्म से यहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं और आपने उसको पूरा नहीं किया। इसको अंडरलाइन कर लें 2-4 बार कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर इसी से सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। ये तो पार्टनरशिप और मैरिज, तो यहाँ पे क्या कर्म एसोसिएट होगा कि अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आ जाता है? ये जो है बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती, क्यों? जो आपका लॉस का लॉर्ड है, वो षडाष्टक जाकर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठ गया, आपकी वाइफ के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, आपके बिजनेस के भाव में, आपके लॉन्ग ट्रैवल के भाव में, आपके विदेश के साथ नीतियों के भाव में, जब यहाँ पर बैठता है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ये जो है हमारा लोअर पोर्शन होता है नाभि के आसपास का, वहाँ पर परेशानी देना शुरू करता है, यानी कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा, वहाँ पर ऐसी परेशानियाँ जिसके अंदर व्यक्ति को बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, वो इस प्रकार की चीज़ों को देने की चेष्टा करता है। तो ये पोज़ीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है। इसके अंदर यदि आपका 12th हाउस का लॉर्ड किसी तरीके से 7th हाउस के अंदर बैठ गया और उसके साथ में कोई और मैलेफिक प्लैनेट है किसी भी तरीके से, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से कर्मा करेक्शंस करने चाहिए, उपाय करने चाहिए ताकि ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। अन्यथा जो आपने पिछले जीवन में किया था, वो होने की संभावना रहती है। और वो क्या रहती है कि आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड यानी कि स्पाउस, वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। यानी कि कोई और आपको पीछे खींचे ना खींचे समाज के अंदर, वो ज़रूर खींच देंगे। वो आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, वो आपके साथ लड़ सकते हैं किसी बात को लेकर, वो आपके सामने किसी और के साथ जा सकते हैं। ये एक ऐसी एक प्लेसमेंट होती है, तो इससे थोड़ा-सा हमको बच के रहना चाहिए। यदि इससे हम बच के रहे, तो निसंदेह हमको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। सर क्या इसका एक एनालिसिस
चांसेस ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जिससे आपका विवाह होगा, वो कोई फॉरेन लैंड से है। ये हो सकता है? देखिए फॉरेन लैंड से हो सकता है लेकिन बहुत प्रगाढ़ योग नहीं है जब तक उसके अंदर राहु की प्लेसमेंट साथ साथ ना हो जाए, ओके। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस यस इज अ फॉरेन लैंड, बट वो जो है इस तरीके से आप कह नहीं सकते। अब क्यों नहीं कह सकते मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि आपका एक बच्चा फॉरेनर होगा क्या? राइट। तो राइट। ये इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन होती नहीं है। यू हैव टू हैव अलग एक सैटर्न पैटर्न होता है जिसके अंदर हम राहु की इसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन देखते हैं। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन साथ साथ एक दो ग्रहों की प्लेसमेंट और साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, एक वो जेन्युइन क्यूरियोसिटी आई तो मैंने पूछा नहीं नहीं, कि अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा है। इसी से हम एट्थ हाउस की बात करते हैं, ऑकल्ट का हाउस। अगर ट्वेल्थ और एट्थ का कनेक्शन बन जाए, एक मोक्ष और एक ऑकल्ट, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन बहुत ही होगा अच्छा सर। कॉम्बिनेशन हाँ। माना जाता है क्योंकि ये एक फर्स्ट ग्रेड का विपरीत राजयोग बनता है। और इसके अंदर व्यक्ति जो है वो यदि ऑकल्ट साइंसेस की बात करता है तो वो उसके अंदर बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। पहली बात, उसको देश विदेश में फैला सकता है और अपने बहुत सारे देश के अंदर और विदेश के अंदर अनुयायी बना सकता है। जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको अच्छी तरीके से जो है वो फैला सकता है। और उसकी कंडीशंस तो विपरीत रहेंगी। विपरीत का मतलब होता है कि वो हो सकता है कि बहुत धन धान्य से पूर्ण ना हो, लेकिन वो उस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को यापन कर पाएगा। यहाँ पर जो लग्नेश है उसकी पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विपरीत याजयोग कैसे फलित हो रहा है या कैसे जो है वो लक्ष्मी योग या अलक्ष्मी योग दे रहा है, वो आपके लग्नेश के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पोजीशन निसंदेह बहुत अच्छी है कि जब आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए। और ये कहा जाता है कि आप कहाँ चाहेंगे आपके ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड को या एट्थ हाउस के लॉर्ड को, तो हम यही कहते हैं भी ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो एट्थ में आ जाए या फिर एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ जाके बैठ जाए, तो उनके लिए ये एक सेफ पोजीशन होती है। पूरे के पूरे हॉरोस्कोप को बैलेंस आउट कर देते हैं एक तरीके से। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस आउट होकर मिलती है। तो सर, आपके अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है क्या कि ट्वेल्थ हाउस अगर एट्थ हाउस में बैठा है तो? देखिए फिर ये बात जेनरिक हो जाती है। वैसे अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन राशियां, नक्षत्र बहुत मैटर करते हैं। तो एक बार राशि के बारे में पता चल जाए क्या है, नक्षत्र क्या है ये पता चल जाए, तो फिर वो अच्छी प्लेसमेंट बेटर और बेटर प्लेसमेंट बेस्ट भी बन सकती है। ओके। सर, इसी से भाग्य भाव की बात करते हैं। अगर नाइन्थ हाउस में ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है तो क्या होगा? विदेश में रहेगा वो, पक्का? पक्का। विदेश में रहेगा, विदेश से धन लेकर आएगा। और यदि वो विदेश नहीं जा पाया तो विदेश से काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो जाएगा उसका। ही इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग इन इन अ फॉरेन लैंड। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत कुछ नहीं कर रहे जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि लॉर्ड ऑफ लॉस जो है वो भाग्य में बैठा हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो एक एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स है कि आप जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो जो फेट का जो लॉर्ड है वो खराब हो गया है। लेकिन बात ये है, आपका फेट का लॉर्ड नहीं, आपका जो लॉस का लॉर्ड है वो आपके नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो फेट को वो एक तरीके से नेगेटिव कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका उपाय यदि किया जाए, उपाय क्या होता है कि उस बच्चे को उठा के आप विदेश भेज दीजिए। उपाय ये होता है कि उस बच्चे का कुछ व्यापार करा दीजिए विदेश के साथ। तो अगर ऐसा करा देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बननी आरंभ हो जाती है। जब ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर बैठा होता है, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा विदेश योग गमन योग होता है, लेकिन इसका एक पेंडिंग कर्मा भी होता है जो कि पिछले जीवन से आ रहा होता है। और वो ये आ रहा होता है कि आप अपने किसी गुरु के प्रति जो है वो नेगेटिव हैं, या आपने अपने गुरु को वो मान नहीं दे रहे हैं जो कि आपको मान देना चाहिए। अपने पिछले जन्म में ये आपने नहीं किया, कम से कम इस जन्म के अंदर ये एक्शन रिप्ले मत कर देना। यदि आपको कहीं लगता है कि आपने कहीं उनको नेगेटिव किया है तो जाकर आप उनसे चरण स्पर्श करके माफ़ी मांग लीजिएगा। ये एक पेंडिंग कर्मा है जो कि ट्वेल्थ एंड नाइन्थ को याद रखना चाहिए। सर, इसी से टेंथ हाउस करियर भाव की बात करते हैं। अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में बैठा है तो क्या ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं
जो करियर है वो फॉरेन लैंड से बनेगा, कुछ ऐसा कनेक्शन होगा? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और हाँ, करियर फॉरेन लैंड से बन सकता है। बहुत अच्छी तरीके से लाभ प्राप्त हो सकता है और अब देखने की बात ये है कि 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो आप अपने से 11th आ गया है। तो 11th होता है हमेशा गेन्स का माना जाता है, तो वो एक गेन पोजीशन के अंदर आके बैठ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12th हाउस से यदि आप गेन लेते हो, तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है। अब आप 12th हाउस से गेन कैसे ले सकते हो? एक नर्सिंग होम खोल लो, एक हॉस्पिटल खोल लो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्या हो सकता है जिससे कि आप गेन्स ले सकते हो? आप स्पिरिचुअल क्लासेस देना शुरू कर दो, आप लोगों के मोक्ष के रास्ते प्रशस्त करना शुरू कर दो, तो आपको वहाँ से पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक प्लेसमेंट माना जाता है। लेकिन इसके पेंडिंग कर्मास भी होते हैं जो कि समझना चाहिए कि इसके पेंडिंग कर्मास क्या हैं। ये एक प्लेसमेंट है जो कि ये बताती है कि आपने अपने पैसों को अपने खास रिश्तेदारों को नहीं दिया। खास रिश्तेदारों से मेरा मतलब है कि बच्चों को नहीं दिया, आप अपने अपनी वाइफ़ को नहीं दिया, आपने अपना पैसा इनको ना देकर किसी और को दे दिया। तो ये एक कर्मा होता है, यानी कि आपके पास यदि पैसे हैं, तो वो एक तरीके से आपकी फ़ैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जो कि आपकी कुंडली ये कहती है। तो जिसकी ये पोज़ीशन है, अच्छी पोज़ीशन है, अच्छे पैसे आएँगे, लेकिन वो पैसे आपके जाने के बाद या समय जो है वो आपकी फैमिली के पास ज़रूर जाने चाहिए। सर इसी से 11th हाउस की बात करते हैं, डिजायर्स का हाउस है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ जाए, और ये कितना इंटरेस्टिंग है कि 12th से 12th भी 11th ही है, तो यहाँ पे क्या कनेक्शन बनेगा? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता ये। वो क्यों नहीं होता वो बताता हूँ मैं आपको। 12th हाउस लॉस का घर है और 11th हाउस गेन्स का घर है। तो ये एक दरिद्र योग का फॉर्मेशन हो जाता है। दरिद्र योग का मतलब क्या हुआ कि आप पॉपर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। आपके पास पैसे आप ऐसी जगह पे खर्च कर सकते हैं जहाँ पर करने ना हो। हो सकता है कि आप पैसे सही प्रकार से कमा ना पाएँ। तो हम्म। ये एक बहुत ही विचित्र तरह की प्लेसमेंट होती है और ये एक ऐसा योग है जो कि डेफ़िनिटली ये बताता है कि आप पैसे के मामले में पिछले जीवन में हल्के थे, कम थे आपके पास पैसे। आपको इस जीवन के अंदर अपने पैसों को सहेज के रखना चाहिए, यही आपका पेंडिंग कर्मा यहाँ पर होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसे लोग जो हैं, जिनके बैक स्टैबर फ्रेंड्स होते हैं, वो यही योग के होते हैं। जिनके दोस्त उनके पीठ पे छुरा भोंकते हैं, वो यही एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर वो छुरा खाते हैं ऐसे लोग। मैंने आपको बताया कि जब 12th हाउस का लॉर्ड 11th में आता है तो ऋण की बात होती है, तो ये पैसे से सहेजने वाली बात होती है। इसके अंदर आपको जो पेंडिंग कर्मा है वो ये है कि अपने जो बहुत इष्ट मित्र हैं, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं और ख़ास तौर से कौन, जो बचपन से आपके साथ चल रहे हैं, उनके साथ कभी धोखा मत करना किसी भी तरीके का। क्योंकि बैक स्टेप तो वो करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बैक स्टेपिंग आपकी तरफ से हो जाए, इस प्रकार से उसके अंदर ये इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सर अब लास्ट 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है तो क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम्म। 12th हाउस का लॉ एक जैसे मैंने आपको बताया था कि डिज़ायर करते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए, तो ये भी एक डिज़ायर होती है कि 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। तो सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो जाती हैं, यानी कि यदि लॉस भी हो रहा है तो वो भी व्यवस्थित लॉस होता है, यानी कि वो इनएविटेबल लॉस है और वो आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि आप सही प्रकार से टैक्सेस भर रहे हैं, वो हो रहा है और आपको उसका जो है वो एक पॉजिटिव रिपरकशन मिल रहा है। आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी हो जाती है, आपको एक ऐसा अच्छा जीवन साथी मिलता है जिसके साथ आप अच्छे से रहते हैं, यानी कि आपका बेडरूम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड का मतलब ये भी होता है जब अपने घर के अंदर बैठा होता है, आप जो है मोक्ष की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपकी और प्लेसमेंट्स अच्छी हैं हम्म। तो इस
इस जीवन के अंदर छोटे-मोटे एफर्ट्स के साथ आप अपने जीवन को मोक्ष के द्वार तक लेके जा सकते हैं। मतलब ये सोल ट्राई करेगी मोक्ष के लिए। सोल भी ट्राई करेगा और आपका जो लग्नेश है हुँ, उसको भी ट्राई करना चाहिए। तो यदि लग्नेश कहीं पर निर्बल है, और मैं बात करता हूँ निर्बल की, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरे फोर्स के साथ काम नहीं कर रहा है। देखो, आपने मुझसे जो भी ये कॉम्बिनेशन पूछे हैं, ये कॉम्बिनेशन आइसोलेशन के अंदर है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सब्जी के अंदर बहुत सारी जो है मसाले पड़ते हैं, कि सिर्फ एक मसाले से हल्दी डाल दी तो सब्जी नहीं बनती है। यानी कि सिर्फ एक ग्रह की पोजीशन से आप कभी भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो वो कॉम्बिनेशन कह रहा है उस पे फोर्स पॉजिटिव कितना लग रहा है, और उसको पुल करने का पॉजिटिव फोर्स या नेगेटिव फोर्स क्या लग रहा है। जब हम इसको एसेस करना शुरू करते हैं तभी हम किसी वर्डिक्ट के ऊपर पहुंचते हैं। और मैंने आपको बहुत कम कम बताए हैं स्पेसिफिकेशंस। 12th हाउस के स्पेसिफिकेशन बहुत सारे होते हैं, वो जहां बैठता है उसके सिग्निफिकेशन बहुत सारे होते हैं। यहां पर एक छोटी सी बात मैं डिकोड करता हूं कि 4th हाउस मदर का है, 4th हाउस आपके भवन का है, 4th हाउस आपकी गाड़ी का है, 4th हाउस आपके घर के सुख का है। चार चीजें मोटी मोटी हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपका 4th हाउस बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या आपके पास मदर भी खुश रह रही होंगी, गाड़ियां आ रही होंगी, घर के अंदर सुख ही सुख हो चुका होगा। ये सारी बातें इकट्ठी नहीं होती है ना। ये एक 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 पैटर्न के साथ होती हैं, और ये पैटर्न कौन डिसाइड करता है? कारक डिसाइड करता है। कारक डिसाइड करता है। कारक का मतलब होता है डूअर ऑफ दैट हाउस। तो डूअर का बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन होता है कि उसका डूअर कौन है। तो जब भी हम कोई 12th हाउस के लॉर्ड के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो जिस घर में बैठा हुआ है उसका डूअर क्या कर रहा है, या उसका जो कारक है वो क्या कर रहा है। जब हम कारक को पढ़ते हैं तो हम सही प्रकार से बता सकते हैं कि वो 12th हाउस के अंदर गया है तो उसको रोक कितनी मिल रही है, उसको प्रतिरोध कितनी मिल रही है, और डूअर जो है वो किस प्रकार से इंटरप्ले कर रहा है, ताकि एक अच्छी प्रोडिक्शन वहां से बन के आ पाए। जी। तो सर हमने सभी हाउसेस में 12th हाउस के लॉर्ड को डिस्कस किया। जाते-जाते अगर आप 12th हाउस के बारे में कुछ और हमारी ऑडियंस को मैसेज देकर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, हुँ, और वो ये है कि मान लीजिए कि कोई बीमारी आ गई किसी को, और वो बीमारी जा नहीं रही है। हुँ, लाख जतन कर लिए, सारे डॉक्टर्स देख लिए, सारे एमआरआई, सीटी स्कैन्स और सब रिपोर्ट्स करा ली, नहीं जा रही है। तो एक अच्छे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपके 12th हाउस को पढ़ेगा, द हाउस ऑफ योर हॉस्पिटल, और उसके लॉर्ड को पढ़ेगा, वो कारक को पढ़ेगा, वो ये दशाओं को पढ़ेगा, और वो ये बताएगा कि आपके जो हॉरोस्कोप के अंदर जो बीमारी का पैटर्न है वो क्या है, और वो जो डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं वो पकड़ के बताएगा। वो ये बताएगा कि कौन से डॉक्टर से मिलो, यू हैव टू मीट अ न्यूरोसर्जन, और यू हैव टू मीट समवन एल्स, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिससे कि आपका काम ठीक हो सकता है। तो वो लोग जो कि बीमारियों से त्रस्त हैं, लंबी बीमारियों से त्रस्त हैं, या तो रूट कॉज नहीं पता, या फिर कॉज पता है वो खत्म नहीं हो रहा, तो एक एस्ट्रोलॉजर इसके अंदर बहुत अच्छी मदद कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको 12th हाउस के पढ़ने का भान हो, ज्ञान हो पूरा। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपको जो है वो कुछ सपने आते हैं, रिपीटेड आते हैं, लगातार आते हैं। आप कभी-कभी तो उसको आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन आपको लगता है कि यार ये मैंने कल भी देखा था, ये मैंने 10 दिन पहले भी देखा था। ये आपके 12th हाउस का सपना है। वो आपको कहीं पर कोई गड़ा खजाना बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बात बताने की कोशिश कर रहा है जो कि आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ द 12th हाउस थ्रू स्लीप्स एंड ड्रीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रीम को डिकोड करने के लिए 12th हाउस पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। तो ऐसे लोग जिनके पास रिपीटेड सपने आते हैं किसी भी तरीके के, कि वो पानी में डूब रहे हैं मान लीजिए, या फिर वो कहीं पर ऐसी अंधेरी गुफा में पहुंच गए हैं जहां पर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो उनको अपना हॉरोस्कोप 12th हाउस के एग्जामिनेशन को दिखाना चाहिए। उससे उनको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के साथ दुश्मनी चल रही है और आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, हिम्मत से लड़ रहे हैं, और लेकिन परेशान हो चुके हैं। आपको उसकी रेमेडी चाहिए कि यार इसके साथ कैसे मैं बात को खत्म करूं, ताकि मेरी नीचे भी ना हो
और मेरी दुश्मनी भी समाप्त हो जाए। तो वहाँ पर आपका 12th हाउस काम करता है। ये बताता है कि आपको कैसे इंटरवीन करना है, कौन ऐसा सज्जन होगा जो आपको इंटरवेंशन के साथ आपको एक पॉजिटिविटी दे सकता है। तो इसमें 12th हाउस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग विदेश का ये घर होता है, विदेश से वो फ़ायदा नहीं ले रहे होते हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, घर से 20 किलोमीटर दूर जा रहे होते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं कर रहे होते हैं, या छोटा-सा व्यापार कर रहे होते हैं। उनको 12th हाउस से बेनिफिट लेने का जो तरीका है वो पता नहीं होता। अरे भाई, चाइना चले जाओ, ताइवान चले जाओ, कहीं जाओ, वहाँ से सामान ले आओ। ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है ठीक तरीके से, और वहाँ से आपको बेनिफिट मिलने की चेष्टा हो रही है। तो एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे तो ये पूछो कि ये 12th हाउस से मैं बेनिफिट कैसे लूँ? बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आप सोचो, 12th हाउस द हाउस ऑफ लॉस, उससे बेनिफिट प्राप्त हो रहा है आपको। तो आप जो है वहाँ से एक बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये देखने की बात होती है 12th हाउस, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौन दृष्टि दे रहा है, क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हैं। 12th हाउस का D12 चार्ट, 12वां D12 चार्ट पढ़ लिया एक बार, साथ में हमने D60 चार्ट देख लिया। वो पूरा का पूरा वहाँ पर कार्यक्रम हो गया कि हमको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 12th हाउस के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो कि दिखाई देती हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात, वो लोग जो कि डिसीट पकड़ना चाहते हैं। डिसीट, डिसीट का मतलब धोखा। धोखा का मतलब ये है कि किसी की वाइफ किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रही है, या किसी का हस्बैंड किसी से धोखा तो नहीं कर रहा है। ये पकड़ने के लिए 12th हाउस चाहिए होता है मुझको। ये मैंने अभी तक बताया नहीं आपको पूरी फिलॉसफी के अंदर। एक बार 12th हाउस किसी का मेरे हाथ में आ जाए तो वी कैन इवैल्यूएट कि वो कितना डिसीटफुल हो सकता है अपने अपने एक नॉर्मल संबंध के अंदर। नॉर्मल संबंध का मतलब द रिलेशनशिप विद योर स्पाउस फॉर दैट मैटर। वो 12th हाउस का इंटरप्ले होता है 7th हाउस के साथ, और उसके अंदर एक बार 11वां घर देखा जाता है। तो हम जो है ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो धर्म परायण पुरुष या स्त्री है कि नहीं, ये पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे महत्व होते हैं 12th के। ये मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई हैं, लेकिन ये सारी की सारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक एक चीज़ के अंदर मतलब समझ लीजिए कि पूरी पूरे जीवन की कुंजी छुपी हुई है। यदि कोई उसको सही तरीके से पढ़ना जानता हो तो आपकी सारी की सारी लाइफ को डिकोड करके आपके हाथ में दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन का महत्व क्या है, कि आपको जाना कहाँ है, अगला जीवन कैसा होगा। जैसे लगन होता है, वो लगन क्या होता है, आपके पिछले जीवन का इस जीवन के साथ लगन यानी संबंध। 12th हाउस होता है इस जीवन का अगले जीवन के साथ लगन, यानी कि वो 12th हाउस जो है वो अगले जीवन का लगन होता है, और फर्स्ट हाउस आपके इस जीवन का पिछले जीवन से लगन होता है। लगन का मतलब संबंध। तो हमको ये पता चल जाता है कि अगले जीवन में हम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मतलब कोई कहे कि यार तुम तो कबाड़ी बन जाओगे, मान लो, तो कहेगा यार नहीं, कबाड़ी तो नहीं बनना चाहता मैं, तो ठीक है इम्प्रोवाइज करो भाई, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा काम करो। तो वो 12th हाउस को पढ़ना बड़ा अच्छा एक तरीके से उपकरण बन जाता है। तो वो लोग जो अपने अगले जीवन को सुधारना चाहते हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जो 12th हाउस का दखल है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उनको अपना 12th हाउस सही प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है। और वो लोग जिनके 12th हाउस में राहु भाई साहब बैठ गए हैं किसी भी तरीके से, या केतु विराजमान हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल सजग हो जाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि वो एक ऐसी प्लेसमेंट है जो कि एक तो नीम चढ़ा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली बात हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको बहुत फूंक फूंक के जो है कदम रखने पड़ते हैं। ऐसा ना हो कि जग के अंदर उनका नाम हल्का हो जाए। और बात बताऊं क्या होती है, वो जग में नाम हल्का नहीं होता, वो आप कैरी करते हो अगले जीवन तक, यानी कि अगले जीवन के अंदर भी नाम जो है वो हल्का हो सकता है। तो ये मत होने देना मेरे भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लेसमेंट तो जैसी मर्जी हो, लेकिन हर एक प्लेसमेंट से पॉजिटिविटी आ सकती है। हर एक प्लेसमेंट से एक ऐसा काम हो सकता है जो कि आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। 12th हाउस इज अ वेरी नाइस हाउस, इट कैन एक्ट एज अ वेरी बेनिफिशियल हाउस। 10th हाउस से तो थर्ड होता है। आप सोचने की कोशिश करो कि प्रोफेशन की नई नई स्कीम्स कहां से निकलती हैं, 12th हाउस से निकलती हैं। आपका 10th हाउस से थर्ड हाउस हो गया 12th हाउस।
नई नई स्कीम्स कहाँ से निकलेंगी? 12th हाउस पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपका 10th हाउस जो है वो अच्छा होगा। 9th हाउस का 4th हाउस होता है। यानी कि आप समझिए कि समृद्धि सारी की सारी केंद्र हो गया वो 9th हाउस का। तो आपको सारी की सारी समृद्धि वहाँ से लाकर देगा। कितना बढ़िया हाउस होता है। 8th हाउस से 5th हाउस हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कितना अच्छा जो है वो एक इंटरप्ले वहाँ से हमारा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो एक बार इसको हम पढ़ लें सही तरीके से, तो निश्चित तौर से बहुत सारे जीवन के अंदर कर्मा करेक्शन से चेंजेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, एंड आई एम श्योर सर कि आज इसी मिस्टीरियस हाउस की, इसी मिस्टिकल हाउस की मिस्ट्री को हमने इस मास्टर क्लास में समझा। तो थैंक यू सो मच सर इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं हमारी ऑडियंस से जानना चाहूँगी कि उन्हें आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, आपके 12th हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में है और आपने इस डिस्कशन से क्या सीखा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, कोई भी प्लेसमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता है, राशि अच्छी या बुरी नहीं होती है, नक्षत्र अच्छा या बुरा नहीं होता है। बस आपको खुद को समझना ज़रूरी है और वही ज्योतिष का पर्पस है। जैसा सर ने कहा, ज्योति आपके अंदर की जो लाइट है वही ज्योतिष है। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए 12th हाउस की मिस्ट्री को लेकर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।